वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की पॉडकास्ट कह लें या इसको एक वीडियो कह लें, छोटी सी वीडियो। मैंने कहा कि अभी मैं तारिक साहब के साथ आया हुआ था, इनसे डिफरेंट चीज़ों पे बात हुई है मेरी। एक स्पेसिफिक चीज़ जो जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मैं हम ये इस चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट्स पे बात होती है खासतौर पे गल्फ एक्सपैट्रिएट्स की, तो उसमें एक टॉपिक हमेशा आता है कि गॉड फॉरबिड अगर कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाती है तो फैमिली का क्या होगा, और उसमें आपकी जो एसेट्स हैं, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे ओवरसीज हो, तो उनका क्या होगा। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है जिसको एड्रेस बहुत कम लोग करते हैं, और मुझसे भी काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं, तो मुझे भी इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ बंदा, जैसे इंश्योरेंस को जो है लोग साइड बर्नर पर रख देते हैं, इसी तरह से इस चीज़ को तो बिल्कुल ही सोचते भी नहीं। इंश्योरेंस तो फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा बाइंडिंग होती है, तो आपको करना पड़ता है, बट ये जो चीज़ है इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। कभी कभी बैक ऑफ द माइंड आता है। तो आज हमारे साथ मिस्टर तारिक हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो इनसे हम पूछते हैं कि ये, क्योंकि इनकी एक कंपनी है, इनके साथ मैंने पॉडकास्ट की है। आई डोंट नो कि इससे पहले आएगी, इस वीडियो से पहले आएगी, बाद में आएगी, बट मैं लिंक कर दूंगा उसको, सो दैट यू गाइस नो कि हमारी क्या बैकग्राउंड स्टोरी थी। तो थोड़ा सा तारिक साहब से इंट्रोडक्शन लेते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेट इनटू द पॉइंट के जो विल होती है या इन द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जो डिफरेंट एसेट्स होते हैं, वो हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, और ताकि थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड आ जाए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम बात करते हैं इस बारे में। जी, आई एम अ लॉयर बाय ट्रेड, सो आई रन अ लॉ फर्म कॉल्ड लीगल इंस, जो कि यूएई के अंदर estate planning सर्विसेज प्रोवाइड करती है. Although we do a lot of other legal services, लेकिन estate planning happens to be our main niche. और we've served more than I think 10,000 clients. MashaAllah, 10,000 clients. Yes. Just for the will or overall? When we talk about the wills, yes, more than 10,000 clients. Okay. जी. इतनी अवेयरनेस है लोगों में कि वो 10,000 लोगों ने सिर्फ आपसे ये सर्विस ली है। जी, over the last 10 years or so, तो वो काफी अरसे से हम काम कर रहे हैं. क्योंकि ये बिल तो रिकरिंग भी होता है ना, ये तो हर साल नहीं, बिल्कुल नहीं है. अच्छा, बिल वन टाइम आप रजिस्टर करते हैं और दैट्स इट. ओके, चलें इस पे बात करते हैं आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लॉ है यूएई का, बोथ फॉर मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, अब तो शायद इंटीग्रिटी हो गई दोनों की, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, या है अभी भी मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स का जो सक्सेशन का प्रोसेस होता है? हाँ, तो अभी नॉन मुस्लिम्स भी बिल अपनी रजिस्टर करा सकते हैं, जो पहले भी करवा सकते थे. मुस्लिम्स भी करवा सकते हैं. अबू धाबी के अंदर ये स्पेशली अबू धाबी कोर्ट ने ये अलाउ किया हुआ है. मुस्लिम्स कैन रजिस्टर देयर विल्स. दुबई में नहीं होता? दुबई में नहीं होता. ओके, अच्छा, ये मुझे नहीं पता था. दुबई में नहीं होता है. ओके, सो मतलब लेट्स से चीजें बहुत आ रही है मेरे दिमाग में, बट लेट्स से टू स्टार्ट विद कॉस्ट क्या है इसकी? Cost, I won't quote the prices. I mean, you can go on our website, legalins, LEGALINZ. अच्छा, आपकी वेबसाइट पे लिखा जी, वेबसाइट पे we're giving this service completely online. You can just, you can start the will online, and of course, we have lawyers who get in touch with the clients. तो range single will जैसे चाहिए, husband wife अगर है, husband के नाम पे एसेट्स हैं, तो वो रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 2,500 अप्रॉक्सीमेटली 2,700. तो irrespective of asset size, irrespective of the assets, ये ब्लैंकेट विल्स होती हैं. जैसे आपकी इसमें कवर क्या होता है? कवर आपकी हर चीज हो जाती है, जो भी एसेट आप पॉसिबली यू कैन ओन इन द यूएई. टिपिकली हर कोई इंसान प्रोफेशनल यहाँ पे आता है, तो वो बैंक अकाउंट तो होता ही है. बैंक अकाउंट इज द प्राइमरी एसेट दैट यू हैव. उसके बाद फिर अगर आप जॉब करें तो एंड ऑफ सर्विस ग्रेजुटी आ जाती है. फिर आपके व्हीकल्स हैं, फिर पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाती हैं. फिर हो सकता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो भी आ जाती है. अगर आपके शेयर्स है किसी कंपनी में तो वो भी आ जाते हैं. तो एनीथिंग दैट यू कैन पॉसिबली ओन इज ऑटोमेटिकली कवर्ड इन द विल, एंड वी डू द ड्राफ्टिंग इन अ वे कि वो ब्लैंकेट कवरेज होती है कि एनी मूवेबल एसेट्स या इमूवेबल एसेट्स. अच्छा, तो इसमें मुझे ये जरूरी नहीं है कि मैं, लेट्स से मैंने कोई प्रॉपर्टी, मैंने विल बना लिया और अब मैं नई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो उस प्रॉपर्टी को मैं ऐड करवाऊँ विल के अंदर, या वो बाय डिफॉल्ट नहीं होती है? तो इसीलिए हम ब्लैंकेट विल बनाते हैं. वी डोंट लिस्ट द एसेट्स. व्हाट वी डू रेकमेंड इज कि अगर आपने जैसे विल बनाई तो आप घर पे एक
अलहदा से लिस्ट अपनी मेंटेन करें एसेट्स की। उसमें आप लिख के रखें कि भाई आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल्स क्या है, बैंक अकाउंट है क्या डिटेल्स हैं, उसकी व्हीकल की क्या डिटेल्स हैं, और जो भी एसेट्स आपके नाम पे शेयर्स हैं तो कहाँ पे लोकेटेड हो। गॉड फॉरबिड इफ समथिंग हैपन्स, तो होता ये है कि जो एग्जीक्यूटर होता है विल के अंदर अपॉइंट होता है, विल टॉक अबाउट कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है विल का अभी थोड़ी देर में। वो विल कोर्ट में लेके जाते हैं, अगर वाइफ है तो लेके जाएंगी, तो वो कोर्ट को फिर विल के साथ वो लिस्ट देनी पड़ती है कि ये लिस्ट ऑफ एसेट्स है। देन द कोर्ट गेट्स इन टच विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है तो लैंड डिपार्टमेंट से वो वेरीफाई करेंगे, बैंक अकाउंट है तो बैंक से वेरीफाई करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें वो वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई इनकी ओनरशिप में है या थी। राइट ये तो एटलीस्ट मैं ये काम तो कर रहा हूँ कि मेरे पास एक एक्सेल शीट मेंटेन होती है जो मैं अपनी वाइफ को लेट्स से हर 2-3 महीने बाद एक ईमेल सेंड करता हूँ। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि है क्या, मतलब आपको यही नहीं पता कि कहाँ पर क्या चीज पड़ी हुई है, वो एक बहुत बड़ा मसला है। वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इफ यू डोंट लिस्ट एंड अपडेट योर एसेट्स। यस दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो 2-3 महीने बाद मैं उसको अपडेट करके सेंड करता हूँ। बट लेट्स से एक तो चीज होती है ना कि आपकी वाइफ एंड हस्बैंड हैव जॉइंट अकाउंट्स, जॉइंट ब्रोकरेज अकाउंट्स, लेट्स से प्रॉपर्टी भी जॉइंट आपने ली हुई है, कुछ चीजें हो गई जो कि आपके नाम पर, लेट्स से गाड़ी आपके नाम पर है तो वो एक अलग सिनेरियो। बट अगर जॉइंट ये केस के अंदर लेट्स से हस्बैंड पासेस अवे तो वो प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना जी, तो विल के बगैर, विल ना हो अगर। ओके, जॉइंट अकाउंट्स जो है ना वो सबसे बड़ी बुराई है यहाँ पे। रियली अच्छा होता ये है कि मिस्टेकन बिलीफ है। यूएई के अंदर लोग आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, हमारे सब कॉन्टिनेंट के, इवन फॉर दैट मैटर यूरोपियन कंट्रीज से, इन सारे के सारे कंट्रीज में आई कांट कन्फर्म सारे लेकिन वास्ट मेजोरिटी लेट्स से कंट्रीज में जॉइंट अकाउंट है ना, तो वहां पे बेनिफिशियरी आप बता देते हैं कि भाई अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो बैंक को नाम दे देते हैं कि नॉमिनेट कर देते हैं वाइफ विल टेक ऑल। ओके कि बैंक अकाउंट की सारी अमाउंट वाइफ की इंटाइटलमेंट बन जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन पाकिस्तान में तो मुझे पता है कि वो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है, सारे जो शरिया लॉ के हिसाब से जो हेयर्स होते हैं उनको मिलता है, वो इस्लामिक लॉ को फॉलो करके। हाँ। इंडिया में जो आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में कर सकते हैं, तो वो समझते हैं कि भाई जॉइंट अकाउंट में नॉमिनी लगा देंगे, हम बैंक को बता देंगे, वहां पे बात खत्म हो जाएगी। एक्चुअली में वो बड़ी मिस्टेक होती है। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं इस मिस्टेकन बिलीफ के तहत, उन्होंने जॉइंट अकाउंट बनाया होता है कि हस्बैंड की डेथ हुई तो जॉइंट अकाउंट इज फ्रोजन, ओके, और वाइफ भी एक्सेस नहीं कर पाती। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम का एरिया है जो बिल्कुल मैं एडवाइस करता हूँ बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए यूएई के अंदर। अगर आपने जॉइंट अकाउंट बनाना है तो ओवरसीज बना लें, इंडिया में बना लें, अगर आप इंडिया से आप यूके में बना लें, या जैसे मैं पाकिस्तान से तो केमन आइलैंड्स में इंटरनेशनल अकाउंट्स बनते हैं आपके जर्सी में, तो वहाँ पे आप बेनिफिशियरी अपॉइंट कर लें, तो वो सिक्योर फंड्स आपके होने चाहिए। वो यहाँ पे सिंगल अकाउंट होना चाहिए, कभी भी जॉइंट अकाउंट की तरफ ना जाए। तो हाँ, आप दोनों सिंगल अकाउंट्स हैं तो दोनों को फिर विल बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वाइफ भी काम कर रही है या उनके अकाउंट में कुछ पैसे हैं या कुछ और एसेट्स हैं उनके नाम पे, तो फिर हस्बैंड को भी एक विल बनानी पड़ती है। अगर वाइफ को बेनिफिशियरी बनाया या बच्चों को, तो वो सारी की सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी वाइफ के विल में भी। अच्छा, उनको मिरर विल्स बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स अबाउट विल्स, इन केस अगर विल नहीं होती and a typical situation where the will is not there और normal family है, बच्चे हैं, wife है and the husband is the breadwinner और God forbid उनको कुछ हो जाता है, तो फिर क्या सिचुएशन होती है उस केस में? विल नहीं होती है, मुस्लिम लेट्स से हैं और नॉन मुस्लिम के केस में भी, दोनों के केस। ठीक है, तो विल नहीं होती है तो नॉन मुस्लिम्स के लिए दुबई के अंदर एंड अबू धाबी के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज होती है। एक तो शरिया लॉ अप्लाई हो सकता है, दूसरा होम कंट्री का लॉ अप्लाई हो सकता है, तीसरा सिविल लॉ अप्लाई हो सकता है। ओके, जो कि 50-50 देता है वाइफ को और फिर बच्चों को 50% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कुछ लोग इससे देयर ओके विद दिस, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता है, 2 तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो वो कोर्ट ने इस्टेब्लिश करना है कि लीगल एयर्स कौन है, फैमिली का स्ट्रक्चर समझने के लिए वो टाइम लग जाता है, वो एविडेंस बुलाते हैं, डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई कौन कौन लीगल एयर्स हैं। फिर उनमें से अगर आप जैसे वाइफ और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन होनी है सिविल लॉ में, तो वाइफ एंड चिल्ड्रन विल नीड टू बी एस्टैब्लिश्ड। वो
फैमिली ट्री इस्टेब्लिश करती है कोर्ट थ्रू एविडेंस, तो वो उसको टाइम लग सकता है। इस चीज की सर्विस देते हैं हम लोग बिल्कुल देते हैं, प्रोबेट का प्रोसेस कहलाता है, absence of will. जी Yes, okay. देते हैं बिल्कुल। तो अब ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और वक्त लगेगा इसको, हो सकता है लंबा खिंच जाए काफी। दूसरा, जो अगर बच्चा आपका माइनर है, बच्ची जो कि 21 साल की, सॉरी 25 कहने लगा था, 21 साल की उम्र से कम है, तो उसका मतलब ये है कि उसका गार्डियन की अपॉइंटमेंट जरूरी है। ठीक, तो अब अगर विल नहीं है तो होगा ये कि कोर्ट विल फाइंड आउट द मोस्ट appropriate guardian for your child. Even if the wife is available. Correct. Okay. Wife is only the custodian of the child. Okay. Legal guardianship is typically given to the grandfather, the paternal grandfather. अगर वो भी नहीं है तो paternal uncle को भी जा सकती है। तो अब ये होगा कि अगर सिविल लॉ के तहत आपने डिस्ट्रीब्यूशन ले ली है 50% to the wife, 50% to the children, अब हुआ ये कि आपके पास, वाइफ के पास कस्टडी तो है मदर के पास, लेकिन लीगल राइट्स टू मैनेज द फंड्स फॉर द चाइल्ड आर विद द ग्रैंडफादर। और लेट्स से ग्रैंडफादर नहीं है तो पैटर्नल अंकल, और वो नहीं है अगर, फिर वो कोर्ट देखती है कि कौन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, वो फैमिली सिचुएशन। लेकिन मैटरनल साइड पर नहीं जाते, मैटरनल साइड पर नहीं जाते, राइट। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकती हैं इसमें। जैसे इंडिया में है पैटर्नल ग्रैंडफादर, वाइफ यहाँ पे, मदर यहाँ पे, तो अब सोचे कैसे मैनेज करना है, स्कूल्स को कैसे मैनेज करना है इफ द फैमिली इज कंटिन्यूइंग। ओके, तो वो उसके लिए विल बड़ी जरूरी है गार्डियनशिप के लिए। अच्छा, वो विल के अंदर गार्डियनशिप भी ना, करेक्ट। तो आप विल के अंदर एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि बेनिफिशियरीज कौन है, हम ये भी बात करते हैं कि गार्डियन कौन है। तो मदर को हम अपॉइंट कर देते हैं गार्डियन के तौर पे, फिर कोर्ट ऑटोमेटिकली वो ग्रांट कर देती है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगर इन केस ऑफ बॉयज, गर्ल नहीं है, गर्ल्स आपकी और सिर्फ बॉयज हैं, तो उस केस में 18 एंड बिलो? नहीं, वो 21 इयर्स की एज। अच्छा, 21 बच्चों में, 21 बच्चों में यहाँ पे एज ऑफ मैच्योरिटी इज 21 इयर्स। ओके, तो इन केस आपके बच्चे हैं 21 इयर्स से कम के, तो फिर ये इशू आना ही आना है, वो गार्डियनशिप विल जरूरी है बहुत। इवन मैंने अपने बनाई हुई। नाउ दैट आई एम गेटिंग टू नो दिस, मैं अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें सोच रहा हूँ ये, राइट। तो इसके अंदर फिर अगर आपको, चलें, विल आपने बना ली, और लेट्स से विल के अंदर कोई इस तरह का भी प्रोविजन होता है कि लेट्स से गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट में husband and wife both pass away again, the will should be mentioning that what are the guardians. Correct. So let me elaborate on this, assets की तरफ भी और guardianship की तरफ भी। तो ना सिर्फ ये assets के साथ हो सकता है, guardianship के दोनों issues को handle करना होता है ना, कि अगर दोनों की death हो जाए, God forbid, in an unlikely situation। अच्छा, before you go into that, I'm sorry I'm cutting you. In case आपका कोई बच्चा 21 से प्लस है और दो बच्चे बाकी जो हैं, या 2-3 जो भी हैं, वो अंडर 21 है, इज इट पॉसिबल कि आपके बड़े वाले बच्चे को गार्डियनशिप दे दीजिए? बिल्कुल बना, भाई बिल्कुल बना। ओके फाइन, नाउ यू कैन कैरी ऑन। तो विल में स्ट्रक्चर ये होता है कि आपके सारे के सारे एसेट्स आपके कवर होते हैं, उसमें आप बेनिफिशियरी चूज करते हैं, भाई आपकी डेथ की सूरत में बेनिफिशियरी कौन है। टिपिकली यहाँ पे वाइफ को बनाया जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे शी नीड्स टू कंट्रोल थिंग्स, राइट। तो उसके बाद अगर वाइफ नहीं है, जैसे आपने एग्जांपल दी इस सिनारियो में, तो फिर हमें ऑल्टरनेट बेनिफिशरीज की तरफ जाना पड़ता है। बच्चे हैं तो फिर बच्चों को, फिर अगर आपने 50-50 देना है तो 50-50, या जो भी आपने डिवाइस करना मैकेनिज्म। अगर बच्चे भी नहीं है तो फिर फर्दर आप लेयर्स बना सकते हैं, थर्ड डिग्री ऑफ लेट्स से डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी बन सकती है। इसी तरह गार्डियनशिप में अगर आपकी वाइफ नहीं हो उस टाइम, तो देन यू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट गार्डियन। तो ऑल्टरनेट गार्डियन में कोई भी हो सकता है, जो भी आपका मोस्ट ट्रस्टवर्दी बंदा हो या बंदी, तो वो आप गार्डियन बना सकते हैं। अगर वो यूएई के बाहर है तो फिर आपको टेम्पररी गार्डियन यहाँ पे अपॉइंट करने पड़ते थ्रू द विल, कि जब तक वो आपके परमानेंट गार्डियन वहाँ से ओवरसीज से आके कस्टडी ना लेने चाइल्ड की, तो उस वक्त तक टेम्पररी गार्डियन और गार्डियन वुड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन और चाइल्ड। तो ये होता है गार्डियनशिप का सिलसिला। अगर आपने यानी लेयर्स के तहत काम करना है, जस्ट टू कवर ऑल दिस
all the possible scenarios. ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम अगर विल नहीं है और इन केस ऑफ विल है तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे? बैंक अकाउंट्स हर चीज फ्रीज हो जाती है, आपके सारे के सारे एसेट्स फ्रीज हो जाते हैं। आप कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट नहीं टच कर सकते। अगर किया है किसी ने गलती से, मैं जब आया था यूएई के अंदर तो तब ये मैं स्कूल्स में अक्सर बच्चों के मेरे बच्चे छोटे थे उस वक्त, तो लोगों से बात होती थी कि भाई कुछ किया है हमने, हैव वी टेकन केयर ऑफ द एस्टेट प्लानिंग? तो लोग कहते थे यार डेबिट कार्ड दे दिया हमने, यार हमने वो गिवन पावर ऑफ अटर्नी। दो बड़ी गलतियां करते हैं लोग, कि पावर ऑफ अटर्नी को समझते हैं कि वो डेथ के बाद वो काम कर जाएगी। पावर ऑफ अटर्नी एक्सपायर्स विद द पर्सन। और दूसरा, अगर आपने डेबिट कार्ड किसी को दे दिया है और वाइफ ने यूज कर लिया है, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। रियली? क्योंकि आप यू आर एक्चुअली टेकिंग अवे द राइट्स ऑफ द लीगल हेयर्स। ओह अच्छा, तो ये भी बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। सो लेट्स से इन केस ऑफ विल, अच्छा मुझे ये बताना टाइम कितना लगता है? लेट्स से विल है, सब कुछ इन प्लेस है, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर थिंग्स टू अनफ्रीज? तो 3-4 हफ्ते लग सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आप कितना जल्दी उसको फाइल करते हैं। क्योंकि अब इस केस में एक और जो चीज विल के अंदर कवर होती है वो एग्जीक्यूटर की अपॉइंटमेंट। एग्जीक्यूटर अपॉइंट होता है जो कि वाइफ ही होंगी इस सिचुएशन में, वो शी इज ऑथराइज्ड इन दिस केस टू एक्चुअली टेक द विल टू द कोर्ट टू हैव इट एग्जीक्यूटेड। तो अब वो जितना जल्दी चली जाएंगी उतना जल्दी कोर्ट विल ओपन द केस, एंड जितना जल्दी आप लिस्ट ऑफ एसेट्स दे देंगे और जितना जल्दी कोर्ट उनको वेरीफाई कर लेगी तो उतना आप तेजी से उसको प्रोसेस करवा सकते हैं। ओके, नाउ इन केस ऑफ लेट्स से अ फैमिली जिसके साथ इस तरह से हो गया है और विल नहीं है उनके पास जी, तो उसमें भी टाइम इतना ही लग सकता है? नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा उसमें, क्योंकि अब एक एडिशनल लेयर हो गई है क्रिएट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फैमिली ट्री। अब कोर्ट को समझना कि है कौन फैमिली ट्री किस तरह? लेट्स से मैं पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान में नादरा का एक फैमिली ट्री आता है, जी, तो इज दैट गुड इनफ या और कुछ भी चाहिए? वो प्रेजेंट किया जा सकता है कोर्ट को, अक्सर केसेस में मान भी सकते हैं, वरना फिर वो एविडेंस मांगते हैं कि एक आपके जानने वाला, जो 2 विटनेसेस दे वुड कम टू द कोर्ट टू गिव एविडेंस कि भाई ये थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे चेंज होती रही है पिछले दिनों में। अच्छा, शरिया लॉ के हिसाब से इन केस ऑफ अगेन एब्सेंस ऑफ विल आपके जो एसेट्स ट्रांसफर होते हैं वो तो इमीडिएट फैमिली को ही होते हैं ना, इसमें फिर आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है जिसमें ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स वो तो नहीं आते हैं या वो आते हैं? हाँ, तो मुस्लिम्स की अब बात कर लेते हैं, अब नॉन मुस्लिम्स की करते रहे। मुस्लिम्स को अबू धाबी कोर्ट में ये राइट अब मिल गया है कि वो दे कैन रजिस्टर देयर विल्स। ओके, अगर मुस्लिम की डेथ हो जाती है विदाउट अ विल तो शरिया लॉ वुड अप्लाई। अब मुस्लिम के केस में सिविल लॉ इज नॉट एन ऑप्शन, जो कि नॉन मुस्लिम के केस में था कि सिविल लॉ के तहत आप वाइफ को भी 50% दे दें, बच्चों को भी 50%। अब शरिया लॉ वुड अप्लाई इन दिस केस। अब शरिया लॉ में क्या डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है? जैसे टिपिकल जो फैमिली प्रोफाइल है यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ, 2 चिल्ड्रन, तो पेरेंट्स आर बैक होम फॉर एग्जांपल, तो होता ये है कि वाइफ को 1/8 मिलता है ऑफ द इंटायर एस्टेट, और एसेट्स वी कॉल देम इन लेमन्स लैंग्वेज। तो उसके बाद पेरेंट्स को मिलता है 1/6 ईच। फिर बच्चों की बारी आती है, बॉय गेट्स डबल द अमाउंट ऑफ द एसेट्स एंड द गर्ल गेट्स हाफ। तो ऑनलाइन कैलकुलेटर्स होते हैं, आप शरिया लॉ के हिसाब से आप अपनी फैमिली के मेंबर्स डाल के, अभी तो चैट जीपीटी पे डालेंगे तो आपको दे देगी शरिया का कैलकुलेटर जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म आपको आसानी से मिल जाएगा, जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि भाई वेयर डू यू स्टैंड टुडे। हर एक इंसान की वो डिफरेंट होती है सिचुएशन, तो कोर्ट उसके हिसाब से ही फिर वो डिसीजन देती है। अच्छा, सही। सो नाउ एज यू तो मतलब कॉस्ट तो हम आपकी वेबसाइट से देख लेंगे, बट एज यू वर सेइंग दैट इट्स नॉट रिकरिंग कॉस्ट। नो, इट्स नॉट रिकरिंग कॉस्ट। जैसे अबू धाबी में अबू धाबी की गवर्नमेंट फी है 950 दिरहम, DIFC में नॉन मुस्लिम्स का ऑप्शन है सिर्फ, वो दे चार्जिंग अ लॉट मोर। अच्छा, तो अबू धाबी में चीपर देन? इट्स मच चीपर। ओके, एंड देन इट्स नॉट रिकरिंग, एक दफा आपने बना ली तो बना ली। क्योंकि आई डोंट नो व्हाई दिस इज वेरी पॉपुलर बिलीफ कि आपको हर साल इसको नहीं, वो बस लोग समझते हैं कि लाइसेंस है। अच्छा, लाइसेंस है, बिजनेस का लाइसेंस है, तो वो हमें भी कई मर्तबा क्लाइंट्स पूछते हैं वो तो फोन के, डू वी हैव टू रिपीट इट एवरी ईयर? नहीं। ओके, सो दिस इज अगेन बड़ी इंसाइटफुल चीजें आपसे पता चली, तो ये तो एक मुझे बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं समझ रहा था कि इसको आपको हर साल रिन्यू करना, या फिर हो सकता है आपको जब आपकी फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो आप उसको। ये अच्छा सवाल है आपका।
अगर आपने दूसरी शादी कर ली या आपकी फैमिली सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज हो गई। लेट्स से गार्डियन जो अपॉइंट किया था वो फॉर सम रीजन वो दे आर नॉट देयर। वो बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये भी, कि गार्डियन अगर आपने जो अपॉइंट किया था ऑल्टरनेट वो नहीं रहा, या वो दे हैव मूव्ड अवे, अब वो उनके साथ नहीं अरेंजमेंट वो पॉसिबल, तो वो हम ये नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि आप ऑल्टरनेट फर्दर लेयर्स बना लें, ताकि वो उसमें लैंग्वेज ये होती है कि भाई ये नहीं है तो इनकी गैर मौजूदगी में ये होंगे। राइट। सो दिस इज रियली इंसाइटफुल। और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लें ताकि मुझको, क्योंकि अभी तो मुझे समझ में आ रही हैं ये चीजें, बट व्हाट एल्स डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल? यही है कि मतलब एसेट्स को मेरे ख्याल में मैनेज करना, लिस्ट बनानी अपने एसेट्स की बहुत जरूरी है। एक जो चीज मैं नॉर्मली हम रेकमेंड करते हैं कि अपने कुछ फंड्स इमरजेंसी के ऐसे अकाउंट में रखें जो क्विकली एक्सेसिबल हो। ऐसा ना हो कि सिचुएशन क्रिएट हो, गॉड फॉरबिड किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है और आपके पास कुछ भी हाथ में ना हो, स्पाउस के पास। देयर मस्ट बी अ बैंक अकाउंट विच इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज। अगर आपने कैश रखना है कैश रखें, अगर बैंक अकाउंट ऐसी जगह क्रिएट करके छोड़ना है जहाँ पे वो क्विकली एक्सेसिबल है, वो होना चाहिए प्रैक्टिकली। और विल जरूर मेरे ख्याल में बनानी चाहिए आपको पीस ऑफ माइंड देने के लिए। मैं नॉर्मली ये एग्जांपल देता हूँ लोगों को कि आते यहाँ पे हर कोई इंसान, हर एक प्रोफेशनल यहाँ पे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने आ रहा है, राइट? आप किसी भी कंट्री से उठ के आ रहे हैं यहाँ पे एज एन एक्सपर्ट, व्हाई आर यू कमिंग हियर? टू बिल्ड अ करियर, टू बिल्ड अ बिजनेस, टू गिव अ बेटर फ्यूचर टू योर फैमिली, राइट? और इस बेटर फ्यूचर में आप दिन रात तो लगे हुए हैं पैसे कमाने में या उनकी टेक केयर करने में, यू हेल्पिंग देम विद एजुकेशन एज वेल। चिल्ड्रन, बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन अगर एक डॉक्यूमेंट को आप इग्नोर कर रहे हैं तो क्या, कौन सा इंसाफ है ये फैमिली के साथ, मुझे बताएं। किस तरह की आप वो केयर करें अपनी फैमिली की, जबकि आपका यहाँ पे आने का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आपने उनको बेहतर फ्यूचर देना है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया कि ये विल आपको हेल्प करेगी, लेट्स से किसी ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो वुड दैट बी लिंक्ड समहाउ टू द विल? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू है। लाइफ इंश्योरेंस बाय द वे इज द ओनली थिंग दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द विल। तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस, यूएई लॉ अलाउज दैट एक्चुअली, यूएई लॉ के तहत अगर आपने कहीं पे भी लाइफ इंश्योरेंस आपने यूएई के अंदर है, आपने किसी से भी ली हुई है, किसी भी प्रोवाइडर से, वहां पे आपने जो बेनिफिशियरी नॉमिनेट कर दिया है, द कंपनी, द इंश्योरेंस कंपनी वुड डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर। और इमीडिएटली करना, इमीडिएटली वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ओके, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि आप इन एनी केस विल हो ना हो, आपको इमरजेंसी फंड तो साइड में रखना चाहिए, इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए, इंश्योरेंस भी होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैमिली को जरूरत है इन चीजों की। खैर, वो जब हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो उसमें एक सर्टेन पॉइंट के बाद probably life insurance doesn't make sense because already आपके पास assets जमा हो गए हैं, and it becomes expensive as well by your age too। तो अगर आपके पास assets हैं तो फिर इतना मसला नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपकी फैमिली यंग है then it makes sense to have good life insurance। मैं बात कर रहा हूँ कि जो आते हैं छोटे बच्चों के साथ, नए नए करियर स्टार्ट किए हैं या 30s में है, हो सकता है कि नहीं हो इतने एसेट्स, तो ज्यादातर प्रोफेशनल्स मिड रेंज में होते हैं, तो उनको लाइफ इंश्योरेंस नॉर्मली रेकमेंड की जाती है। हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट कि अगर आप उस सिचुएशन पहुंच गए जहाँ पे इट डजंट रियली मैटर, तो इट डजंट। अच्छा, इसमें विल की एनफोर्समेंट ये यूएई के ऊपर होती है या जीसीसी में होती है और जगहों पर भी, या आपके होम कंट्री में भी हो सकती है? विल जो बनती है यहाँ पे अबू धाबी में रजिस्टर होती है, वो टिपिकली यूएई के एसेट्स के लिए होती है। ठीक है। बहुत सारे लॉयर्स ये रेकमेंड करते हैं कि आप होम कंट्री के एसेट्स डाल सकते हैं। आई वुड नॉट डू दैट because the law in that country would be different। और मिसाल can delay things as well in case आपने डाला हुआ है या नहीं। मिसाल दे देता हूँ आपको सिंपल। अब जैसे इंडिया से है कोई, तो इंडिया में विल के वैलिड होने की रिक्वायरमेंट है कि 2 विटनेसेस के सामने विल साइन की हुई हो। सही। यहाँ पे अबू धाबी में कोई विटनेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, नोटरी के सामने साइन होती है और कोर्ट में रजिस्टर हो जाती है। तो अगर आपने इंडियन एसेट्स को डाल भी दिया उस विल के अंदर, तो इंडियन लॉ के हिसाब से वो विल वैलिड ही नहीं है। इसी तरह ब्रिटिश लॉ के हिसाब से यूके
इंग्लिश लॉ के हिसाब से वो वैलिड नहीं है। वहाँ तो स्टेट का मसला भी अलग है ना कि स्टेट हाँ। टैक्स भी अलग लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन उसी हिसाब से होता करेक्ट, तो हो सकता है कई एक रीजन हो जिनकी वजह से वो वैलिड ना हो पाए। है। तो इसी तरह DIFC मिसाल के तौर, DIFC में अगर आप इंडियन एसेट्स कवर करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, क्योंकि वो लीगल सिस्टम से मिला है, इंग्लिश लॉ के ऊपर बेस्ड है सारा। तो DIFC बिल में हमने कई मतलब इंडियन एसेट्स डाले एंड इट इज एनफोर्सेबल इन इंडिया। UK के एसेट डल सकते हैं, उन कंट्रीज के एसेट्स डल सकते हैं जिन जिन कंट्रीज का लॉ सिमिलर है। अब ये लॉयर की ड्यूटी है कि वो प्रॉपरली एडवाइस दे अपने क्लाइंट को। ऐसा ना हो कि आंखें बंद करके आपने 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 सारे के सारे एसेट्स डाल दिए, जो कि मैंने देखा अबू धाबी के केस में कुछ लोगों को मतलब ये सामना करना पड़ा है कि उनको एडवाइस दी गई कि ये कंट्री के डाल सकते हैं, डालने को कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आप वहां मौजूद नहीं होंगे जब ये इन्फोर्स कराने जाना है स्पाउस ने। तो फिर जब इन्फोर्स ही नहीं हो पाएगी तो फिर क्या कर लें। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि लेट्स से एज आई सेड बिफोर कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं और बच्चे हैं, लेट्स से हस्बैंड वाइफ बोथ पास अवे, तो आपके पास प्रोविजन होगा विल के अंदर कि आप इस सिनेरियो को भी लिख सके, मतलब सारे सिनेरियो उसमें ये सारे सिनेरियो कवर हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप लॉयर के पास जा रहे हैं तो उसको पता ही होगा कि क्या क्या चीजें अप्रोप्रिएट होंगी उसके अंदर। सो वी डू आस्क दिस क्वेश्चंस, जो जब हम विल ड्राफ्ट करनी शुरू करते हैं, सारे के सारे हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन फैमिली के अंदर है आपकी, व्हाई यू मेकिंग अ विल, बेनिफिशियरी कौन है, प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, फिर ऑल्टरनेट फर्दर कौन है। हम मौका देते रहते हैं कि भाई जितना मैक्सिमम आप लेयर्स तक जा सकते हैं जाएं, ताकि ऑल पॉसिबल सिनेरियोज आर कवर्ड। अच्छा, एज यू सेड कि ये यूएई एसेट्स के ऊपर तो एनफोर्स हो ही जाएगी, तो इसमें एज पर द विल वो डिस्ट्रीब्यूशन हर एसेट की उसी तरह से होगी। लेट्स से अगर प्रॉपर्टी, अगर लेट्स से बैंक अकाउंट है तो उसमें विल के अंदर कहा हुआ है कि वाइफ को सब कुछ मिल जाए, बच्चों को क्योंकि वाइफ के पास चला जाएगा तो बच्चों के पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो आप कहते हैं कि वाइफ को ही सब कुछ मिल जाए और वाइफ इज देयर, तो उनको मिल जाएगा। इसी तरह से प्रॉपर्टी भी है तो वो भी उनको ही ट्रांसफर हो जाएगी, इसी तरह से होगा। जी बिल्कुल, अगर आपने जनरल विल बनाई जैसा कि यहाँ पे बनती है, तो हम ये कहते हैं कि सारे के सारे एसेट्स 100% आर गिवन टू द वाइफ। ठीक है, तो उसमें हर चीजें आ जाती है। और अगर मैंने कहा कि लेट्स से मेरे बड़े बेटे को जो है ये वाला अकाउंट मिल जाए, ये भी पॉसिबल है। फिर हम उस अकाउंट की डिटेल लिखते हैं विल के अंदर, फिर बताते हैं कि ये वाला अकाउंट जो है ना बड़े बेटे को जाएगा। और अगर इस तरह किसी ने कह दिया कि नहीं एग्जैक्ट स्प्लिट होगा बिटवीन किड्स एंड द वाइफ, लेट्स से 5 फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें एग्जैक्ट स्प्लिट होगा, ऐसा हो सकता है कि? बिल्कुल हो सकता है। तो प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा फिर ऐसे? इसके प्रॉपर्टी के केस में टाइटल डीड के ऊपर 5 का नाम आ जाएगा, डिवाइडेड इक्वली। ओके 20% राइट, ओनरशिप। जबरदस्त। आई गॉट a lot of things now। कुछ रह गया है इसमें जो हमने कवर ना किया? मेरे ख्याल में बिगर पिक्चर तो सारी कवर हो गई। अब यूनिक फैमिली सिचुएशन क्या है लोगों की, किसी क्लाइंट की, तो वो ऑब्वियसली हम फिर बातचीत करके उनको एडवाइस देते हैं। ठीक है, वो अपनी सिचुएशन को समझ के फिर आगे चलें। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच दिस फॉर दिस इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन, जो कि मुझे तो इस पूरी आई डोंट नो कि कितने मिनट हुए, बट इसके अंदर हर मिनट के अंदर ही मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। एंड आई फाइंड कंटेंट इन दैट एज वेल, क्योंकि बाद में जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसके अंदर भी इसको रेफर करूंगा। बिल्कुल। सो इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड मेरी तारिक साहब के साथ एक पॉडकास्ट भी हमने रिकॉर्ड की थी, वो भी आप जाके देखें। मेरी अपनी पॉडकास्ट तारिक साहब के चैनल के ऊपर है, उसको भी जाके देख सकते हैं। अगर कोई क्यूरी हो तो आई एम राइटिंग डाउन योर इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो वो आप लोग जाके कनेक्ट कर सकते हैं, तारिक साहब से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कि कंपनी से भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव। Thank you very much, Tariq साहब। Thank you. मुलाकात करते हैं। It's an honor for me to be here with you. Thank you very much. Thank you.